हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे द इंडियन एक्सप्रेस की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको कवर करते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 40% के करीब यूपीएससी हो या फिर पीसीएस, सभी में जो है करंट अफेयर की बहुत ही वैल्यू है। तो आज है 20 अक्टूबर 2025 और आज की हमारी जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो होंगी कोप की प्रासंगिकता और चुनौतियां, भारत के आर्थिक संकट और ट्रंप पुतिन की जो मुलाकात है उन पर जो है हमारी आज की न्यूज़ रहने वाली हैं। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ होगी कि जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में विफलता सीओपी को जो अप्रासंगिक है वो जो है क्यों नहीं बनाती, यानी कि जो कोप है उसके लक्ष्य जो हैं वो क्या हैं और वह जो है किस हद तक सफल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो चलिए जो ये न्यूज़ है वो जो है चर्चा में बनी क्यों हुई है यह जानने की कोशिश करते हैं। तो यह कथन जो है हाल ही में जो जलवायु विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा जो है उठाया गया है कि एक जो है यह एक इम्पोर्टेंट जो है मुद्दा है, विशेष रूप से जब दुनिया और जो पेरिस समझौता है उनके 1.5 डिग्री सेल्सियस जो वार्मिंग सीमा है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको पार करने की कगार पर पहुंच गई है। अमेरिका जैसे जो प्रमुख देश हैं उनके द्वारा पेरिस समझौते से पीछे हटने और जो कॉप की प्रक्रियाएं हैं उनमें सुधार की मांग के बीच यह दावा किया जा रहा है कि जो भी बहुपक्षीय प्रक्रियाएं हैं जैसे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टियाज यानी कि सीओपी जो है अभी भी एक प्रासंगिक है। जो कोप है यानी कि जो सीओपी है इसकी प्रासंगिकता जो है वो क्यों बनी हुई है। तो जो कोप है यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का जो फ्रेमवर्क है उसके कन्वेंशन में यानी कि यूएनएफसीसी उसके तहत एक वर्ष में जो है ये सम्मेलन किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1995 से जो है वो चली आ रही है। यह वैश्विक जो जलवायु की कार्रवाई होती हैं उनके लिए जो है एक इम्पोर्टेंट मंच के रूप में जो है अपने रोल को अदा कर रहा है, जहां पर 190 से अधिक जो है देश उत्सर्जन लक्ष्य, जितने भी अनुकूलन की रणनीतियां हैं या फिर जो वित्तीय सहायता हैं उन पर चर्चा करते हैं। जो विफलताएं हैं उनके बावजूद जो है यह अप्रासंगिक जो है नहीं है, क्योंकि ये जो वैश्विक मापदंड है उसको स्थापित करता है। जो कोप है उसने पेरिस समझौते जो कि 2015 में हुआ था जैसे कि जो ऐतिहासिक समझौते हैं वो दिए गए, जिसमें जितने भी देश हैं उनके राष्ट्रीय रूप से जो निर्धारित योगदान है उसको प्रस्तुत करने का वादा किया गया। हालांकि जो है वर्तमान में एनडीसीएस से 2030 तक जो उत्सर्जन है उसमें हमें केवल 11% की कमी ही जो है वो संभव हो पाई है, जो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य से जो है अपर्याप्त है। लेकिन फिर भी यह दबाव जो है वो बनाता है, जैसे कि जो कोप है यानी कि कोप 26 में जो कोयला चरणबंद करने का पहला उल्लेख जो है वो किया गया। यह जो सहयोग है उसको बढ़ावा देता है, जो कि जो विकसित देश हैं, जो विकासशील राष्ट्र हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो है वो बाध्य करता है। यानी कि अगर किसी विकासशील देश को वित्तीय सहायता यानी कि पैसों की ज़रूरत होती है तो जो कोप है यह विकसित देशों को, जो विकासशील राष्ट्र हैं, उनको पैसे देने में जो है उसके लिए बाध्य करता है। जो कोप 27 है उसमें लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना हुई, जो कि जलवायु प्रभाव से प्रभावित जो देश हैं जैसे कि पाकिस्तान की बाढ़ हुई इनके लिए जो है सहायता का प्रतीक माना जाता है। जो कोप 29 है 2024 में, जिसके अंदर जो है $300 बिलियन वार्षिक वित्त पोषण पर सहमति जो है वो बनी थी, जो कि
ट्रिलियन डॉलर की जो आवश्यकता है उसका केवल एक ही हिस्सा है, लेकिन यह एक जो है वो शुरुआत है जो कि घरेलू राजनीति को प्रभावित करता है। जो कोप है वो समझौतों को जो है बाध्यकारी नहीं है, लेकिन जो राष्ट्रीय नीतियां हैं उनको जो है यह प्रेरित करता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कोप जो 26 हुआ उसके बाद भारत ने 270 नेट जीरो का लक्ष्य रखा, जिसमें नवीनीकरणीय जो ऊर्जा है उसमें निवेश बढ़ गया। और जो वैश्विक स्टॉक टैक है यानी कि जो कोप 28 है उसने दिखाया कि उत्सर्जन में जो है 43% की कमी की आवश्यकता है, जो कि देशों को NDCs को जो है मजबूत करने के लिए मजबूर करता है। और यह एक जलवायु विशेषज्ञ ने हाल ही में कहा कि यह जो कोप है यह एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है, उसको अप्रासंगिक जो है वो नहीं बनाता। अमेरिका के जो पेरिस है उससे पीछे हटने के बावजूद कोप 30 2025 में ब्राज़ील में, और जो कार्बन बॉर्डर है एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी कि जो CBAM जैसे जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा जो है वो जारी रहेगी, जो कि यूरोपीय संघ का जो आयात के कर हैं उनसे विकासशील जो देश हैं उनको प्रभावित जो है कर रही है। तो इसकी जो विफलताएं हैं यानी कि क्यों लक्ष्य जो है कोप पूरे नहीं कर पा रहा, तो जो कोप है इसकी आलोचना भी उचित है, क्योंकि 29 सम्मेलनों के बाद भी जो वैश्विक उत्सर्जन है वो घट नहीं रहा बल्कि बढ़ रहा है। 2023 में 1.1% वृद्धि हुई। मुख्य कारण क्या है कि जो स्वैच्छिक प्रकृति है यानी कि कोई सजा नहीं है। बड़े उत्सर्जक जैसे कि चीन है, अमेरिका है, EU है या फिर भारत है, पेरिस लक्ष्यों से चूक रहे हैं। और जो फॉसिल फ्यूल लॉबी है यानी कि जो कोप 28 है उसमें 1700 प्लस जो तेल लॉबिस्ट हैं वे थे, जबकि जो प्रभावित देश देखें तो 10 थे, जो कि प्रतिनिधि केवल है 1000, यानी कि यह जो प्रक्रिया है उसको बाधित करता है। वित्तीय कमी को देखें तो जो विकसित देश हैं उनके अंदर $100 बिलियन वार्षिक वादे को पूरा नहीं कर पाए। और जो कोप 29 है उसमें फिर नया लक्ष्य रखा गया कि $1 ट्रिलियन की मांग के मुकाबले 300 जो बिलियन डॉलर हैं वे, जो कि असंतोषजनक जो है वो रहा है। जो कोप है उसको इसमें जो है किन किन सुधारों की आवश्यकता है कोप के अंदर, तो जो कोप है यह एक अप्रासंगिक बनाने के बजाय इसे जो है और अधिक मजबूत बनाना चाहिए, बाध्यकारी तंत्र बनाना चाहिए जो कि NDCs है उसके लिए परिवर्तनकारी हो। और जो लॉबी प्रतिबंध है यानी कि जो फॉसिल फ्यूल है प्रभाव कम करना चाहिए। समावेशी जो दृष्टिकोण है उसमें विकासशील देश जैसे कि भारत है उसकी आवाज़ जो है मजबूत करनी चाहिए, जो कि सबसे अधिक है। और जो क्षेत्रीय गठबंधन है यानी कि जितने भी छोटे समूह हैं जैसे कि G20 है उनमें तेज कार्रवाई के लिए जो है वो सुधार की आवश्यकता है। और कोप 30 जो कि 2025 में ब्राज़ील को वित्त और जो वन संरक्षण है उस पर फोकस करना चाहिए। अतः जो सफलता है घरेलू नीतियां जैसे कि जो भारत की PM सूर्य घर योजना है उस पर निर्भर है। जो इसकी विफलता है वो निराशाजनक है, लेकिन जो कोप है वो वैश्विक मंच प्रदान करने वाला एकमात्र वैश्विक फोरम है। यदि हम इसे छोड़ देंगे तो कार्रवाई जो है और भी अधिक कठिन हो जाएगी। और जो पेरिस समझौते के बारे में देखें तो पेरिस समझौते से संबंधित जो प्रीवियस ईयर है उसके क्वेश्चंस जो आए हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि UNFCCC की जो पेरिस बैठक हुई है उसमें समझौते के अनुसार विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में $100 बिलियन जो डॉलर हैं प्रति वर्ष की सहायता 2020 से मिलेगी। समझौता सभी देशों के लिए बी जो है कि जो ये समझौता है
सभी देशों के लिए बाध्यकारी है, जिसमें कि विकसित देश हों या फिर विकासशील देश हों, दोनों ही शामिल हैं। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसको 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखने का लक्ष्य रखता है। तो इनमें से जो है कौन सा कथन सही है? तो हमारा आंसर होगा ए और बी, यानी कि जो दोनों कथन हैं दोनों ही सही हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोप और जलवायु का लक्ष्य, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेरिस समझौते के बारे में सही नहीं है? यह ए जो है कि यह यूएनएफसीसी के तहत 2015 में इसको अपनाया गया था। बी, यह सभी देशों को उत्सर्जन में कमी के लिए एनडीसीएस जमा करने की आवश्यकता रखता है। और सी है कि विकसित देशों को विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का दायित्व है। डी, यह क्योटो प्रोटोकॉल का पूर्ण प्रतिस्थापन है। तो हमारा आंसर होगा डी, यह क्योटो प्रोटोकॉल का पूर्ण प्रतिस्थापन जो है वो करता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जलवायु लक्ष्यों की प्रगति को लेकर है। तो COP26 में लिए गए जो निर्णय हैं उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, सभी देशों ने 2030 तक कोयला उपयोग को चरणबद्ध करने का वादा किया है। बी, भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। और जो सी है कि लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना हुई है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो हमारा आंसर होगा बी और जो सी हैं वे सही हैं। उत्सर्जन लक्ष्यों की विफलता के बारे में जो क्वेश्चन है कि आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में एनडीसीएस से वैश्विक तापमान वृद्धि कितनी होने की संभावना है? 1.5 डिग्री सेल्सियस, बी 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस, सी 2 डिग्री सेल्सियस और डी 4 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर होगा 2.5 डिग्री से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेंस को लेकर है, यानी कि जो COP26 है इसके प्रमुख परिणाम संयुक्त राष्ट्र जो जलवायु परिवर्तन है यानी कि जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है उसके 26वें पक्षधर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई जो प्रतिबद्धताएं हैं वो क्या हैं? हमारी जो आज की जो दूसरी न्यूज़ है वो रहेगी निजी क्षेत्र की समस्या को लेकर, यानी कि जो सरकार है उसके भौतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अपना जो खर्च है उसमें तेजी से जो वृद्धि है वो कर रही है और जो उपयोग है उसको भी बढ़ावा देने के लिए नई नई नीतियों को लागू कर रही है। तो फिर भी जो अर्थव्यवस्था है उसके निजी क्षेत्रों का निवेश जो है क्यों पिछड़ रहा है? तो इस न्यूज़ के अंदर जो है हम यह सब जानने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार ने हाल ही के जो वर्ष हैं उनमें भौतिक बुनियादी ढांचे जैसे कि जो सड़कें हैं, रेलवे हैं, ऊर्जा है या फिर जो शहरी विकास है उस पर पूंजीगत व्यय में जो है तेज वृद्धि की है। जो राष्ट्रीय अवसंरचना है यानी कि जो पाइपलाइंस हैं इनके तहत 2025 तक 111 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है उसका लक्ष्य भी रखा गया है, जो कि विकास को गति देने का एक प्रयास है। अगर बात करें तो साथ ही में जो उपभोग है उसको बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण आय समर्थन योजनाएं जैसे कि पीएम किसान, कर राहत और जो जीएसटी सुधार जैसे कदम हैं वो उठाए गए हैं। फिर भी जो निजी एरिया हैं इनका निवेश यानी कि जो कॉरपोरेट कैम्पैक्स है पिछड़ रहा है। वित्त वर्ष की बात करें 2024 और 25 के तो उसमें निजी निवेश यानी कि जो जीडीपी है उसका मात्र 11% से कम रहने का अनुमान है, जो कि 2016 में 20 के 29.9% से काफ़ी नीचे है। यह जो सुस्ती है आर्थिक वृद्धि को बाधित कर रही है, क्योंकि जो
है या फिर जो यूएन जैसे संगठन है, उन्होंने 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 6.3 से 6.4% तक सीमित कर दिया है। जो इसके मुख्य कारण जो हैं वो क्या हैं कि जो निजी निवेश है उसकी कमी में बहुआयामी है, जिसमें नीतिगत, आर्थिक और जो वैश्विक कारक हैं वो भी शामिल किए गए हैं। जो हालिया रिपोर्ट्स हैं, आर्थिक सर्वेक्षण और जो विशेषज्ञों के विचार हैं, यह न्यूज़ जो है उन पर आधारित है। तो जो कमज़ोर मांग और जो उपभोग वृद्धि दशक है उससे मजबूरी जो है वो शिथिल है, यानी कि जिससे जो परिवार हैं उनकी विवेकपूर्ण आय जो है वो नहीं बढ़ रही और जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खपत जो है वो सुस्त है। वैश्विक मंदी और खाद्य मुद्रास्फीति ने इसे और अधिक बिगाड़ा है। जो कंपनियां हैं नई क्षमता निर्माण में निवेश कर रही हैं क्योंकि जो बाजार का विस्तार है उसकी संभावना कम है और जो वित्त वर्ष 2025 है इसमें निजी जो है अंतिम उपभोग व पीएफसीई में जो है केवल 7.3% की जो वृद्धि है उसका अनुमान है। और जितनी भी नीतिगत अनिश्चितता हैं उनको कर, आतंकवाद, जो डेमोक्राटाइजेशन है उसमें जीएसटी की जो जटिल संरचना है और ईडी, आईटी और जो सीपीआई छापे हैं उन्होंने व्यवसायों के अंदर डर को पैदा कर दिया है और जो 41 कॉरपोरेट समूह हैं उन पर 56 छापे जो हैं वो मारे गए हैं, जिससे कि 2,592 करोड़ रुपए बीजेपी को इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उसके जरिए दिए गए हैं। केवल 4-5 समूहों को फायदा पहुंचाने वाली जो नीतियां हैं प्रतिस्पर्धा को दबा रही हैं और जो बोर्ड रूम है उसमें निवेश निर्णय प्रभावित नेट एफडीआई जो अप्रैल अक्टूबर 2025 है उसमें 12 वर्ष का जो निचला स्तर है उस पर और जो भारतीय कंपनियां हैं विदेशों में निवेश कर रही हैं। बचत दर में जो गिरावट या फिर जो ऋण की उपलब्धता है, बचत दर घट रही है जिससे कि जो घरेलू निवेश है वो सीमित हो रहा है और जो उच्च राजकीय घाटा है यानी कि जो जीडीपी है उसका 4.8% जो हिस्सा है सरकारी उधार को बढ़ा रहा है, जो कि निजी एरिया को ऋण से जो है वंचित कर रहा है। बैंकों की जो ऋण देने की इच्छा है लेकिन कंपनियां जो है उधार लेने से हिचक रही हैं और जो जीसीएफ यानी कि जो सकल पूंजी निर्माण है जीडीपी का 29% से नीचे है और वित्त वर्ष 2025 में जो निजी कैपेक्स है वो 25% जो है गिर सकता है। और जो भी वैश्विक और भू राजनीतिक जोखिम है यानी कि अमेरिका के द्वारा लगाया गया जो टैरिफ है, चीन से सस्ते आयात यानी कि जो डंपिंग की टेंशन बनी हुई है और जो वैश्विक व्यापार युद्ध है उसने निर्यात को प्रभावित किया है, उसमें निजी निवेश जो है वो कमज़ोर हुआ है केवल 25% क्योंकि उच्च लागत और जो तकनीकी आयात है वो क्या है सस्ता है और विनिर्माण और जो निर्यात है उस क्षेत्र से प्रभावित है। एफडीआई में 41% की गिरावट 2023 का जो डाटा है लेकिन 2025 में जो है वो जारी है और औद्योगिक वृद्धि जो है 4% पर 4 वर्ष के लिए निचले स्तर पर है और जो संरचनात्मक बाधाएं हैं, लाइसेंस राज का अवशेष, नौकरशाही, भूमि श्रम जो सुधार हैं उनके अंदर कमी, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का प्रभुत्व, एमएसएमई दबाव और जो पीएलआई योजनाएं हैं मात्र पर केंद्रित हैं, जो वैश्विक बाजार है उसके अंदर जो है हिस्सेदारी पर नहीं है, जो स्केलिंग है वो कठिन है। ट्रिलियन डॉलर कंपनियां विदेशों में बन रही हैं, घर में नहीं। तो जो तकनीकी हस्तांतरण है उसकी कमी से प्रतिस्पर्धा भी कम हो रही है। तो इसको लेकर क्या क्या संभावित समाधान हो सकते हैं? तो एक तो हो सकता है मांग की उत्तेजना यानी कि जो मजदूरी बढ़ाने और जीएसटी का जो सरलीकरण है और जो ग्रामीण है आय समर्थन पर
फोकस करना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण सुझाव देता है कि निजी उपयोग को मजबूत करने से निवेश चक्र जो है वो स्टार्ट होगा। और जो नीतिगत स्थिरता है कि कर आतंकवाद समाप्त करें, ईडी और जो सीबीआई का दुरुपयोग रोक दे। एफडीआई जो संधियां हैं उनको नए मॉडल के साथ तेजी से नवीनीकृत जो है वो करना चाहिए। जो संरचनात्मक सुधार हैं कि भूमि श्रम कानूनों में बदलाव, कृषि बाजार का उदारीकरण और विनिर्माण नीति जो कि सप्लाई चेन एकीकरण पर केंद्रित हो। जो पीएलआई है उसका निर्यात केंद्रित बनाएं। R&D का जो प्रोत्साहन है यानी कि जो निजी एरिया हैं उनमें 75% सरकारी निर्भरता से मुक्त करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। एआई और जो जनरेशन एआई है उसमें भारत के 13 मिलियन डेवलपर्स का जो है वो लाभ लेना चाहिए। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे आज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। तो निवेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, सरकारी ब्रांडों को खरीदना और बेचना। दूसरा है विदेशी मुद्रा का खरीदना और बेचना। तीसरा है पेंशन फंड प्रबंधन और चौथा है निजी कंपनियों को ऋण देना। तो उपरोक्त कथनों में से कितने वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में जो है माने जाते हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर चारों? तो हमारा आंसर होगा केवल 3। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि FII और जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है FDI दोनों किसी देश में निवेश से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों के बीच में महत्वपूर्ण जो डिफरेंस है उसको सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? ए है FII जो है बेहतर प्रबंधन कौशल और प्रौद्योगिकी लाता है जबकि FDI केवल पूंजी लाता है। बी, FII सामान्य पूंजी को उपलब्ध जो है यानी कि जो उपलब्धता है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है जबकि जो FDI है विशिष्ट क्षेत्र में लक्षित करता है। और जो सी है कि FII घरेलू जो उद्योग हैं उनकी प्रतिस्पर्धा से बचाता है और जो FDI है वो प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। डी, FII केवल स्टॉक मार्केट में निवेश करता है जबकि FDI उत्पादन में। तो हमारा आंसर होगा बी कि FFI या जो सामान्य पूंजी है उसकी उपलब्धता को बढ़ाने में हेल्प करता है और जो FDI है वो विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अनुसार जो है ए है मीडियम इंटरप्राइजेज वे हैं जिनका प्लांट और जो मशीनरी हैं उनमें निवेश 15 करोड़ से 25 करोड़ रुपए के बीच में है। दूसरा है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जो नेक्स्ट है कि जो उपयोग कथनों पर विचार करना है कि इनमें से जो है कौन से जो कथन है वो सही हैं। तो ए है दोनों कथन सही हैं, बी दोनों कथन गलत हैं, सी केवल पहला कथन सही है, डी केवल दूसरा कथन सही है। तो हमारा आंसर होगा डी केवल जो दूसरा कथन है वो सही है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में ही मीडिया में चर्चित रहा है? इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। ए, एक भारत की कंपनी का जो विदेशी उद्यम है उसमें निवेश और जो विदेशी देश है उसको भुगतान। बी है विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय संपत्ति का अप्रत्यक्ष हस्तांतरण। और सी है निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचे में PPP के माध्यम से निवेश। डी है सरकारी ब्रांडों का विदेशी निवेशकों को हस्तांतरण। तो हमारा आंसर जो रहने वाला है वो होगा बी, विदेशी कंपनी द्वारा
भारतीय संपत्ति का अप्रत्यक्ष हस्तांतरण। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफडीआई और एफआईआई दोनों देशों में निवेश से संबंधित हैं, दोनों के बीच महत्वपूर्ण जो डिफरेंस है वो क्या है। ए, एफआईआई प्रबंधन कौशल लाता है, एफडीआई केवल पूंजी, और बी है एफआईआई सामान्य पूंजी को बढ़ाता है और एफडीआई विशिष्ट क्षेत्रों को। तो हमारा जो आंसर है वो होगा बी, यानी कि जो एफआईआई है वो सामान्य पूंजी को बढ़ाता है और एफडीआई जो है विशिष्ट क्षेत्रों को। जो आज का हमारा इस न्यूज़ से रिलेटेड जो मेंस का क्वेश्चन रहने वाला है वो होगा, तेज आर्थिक वृद्धि के लिए जीडीपी में विनिर्माण का जो एरिया है उसको बढ़ाने का हिस्सा आवश्यक है। विशेष रूप से एमएसएमई का जो इस संबंध में सरकार की जो वर्तमान नीति है उन पर टिप्पणी कीजिए। आज की हमारी जो लास्ट न्यूज़ रहने वाली है कि ट्रंप की जो पुतिन से मुलाकात है उसकी संभावना यूक्रेन शांति समझौता कैसे दिख सकता है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में जो युद्ध है वो उसको एक झटके में ही जो है वो समाप्त कर सकते हैं। यानी कि उनका कहना है कि वह जो है जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, उनके बीच में यूक्रेन जो युद्ध है वो समाप्ति पर चर्चा के लिए बुडापेस्ट यानी कि जो हंगरी है उसमें शिखर सम्मेलन की जो संभावना है वो जताई जा रही है। और अब 85 से 95% तक जो मजबूत है वो हो गई है, यानी कि इनके आपस में जो वार्ता होने वाली है यानी कि जो शिखर सम्मेलन है उसके होने की 95% तक जो है वो मजबूती दिख रही है। 16 अक्टूबर को दोनों के बीच में 2.5 घंटे 2.5 घंटे के करीब जो है फ़ोन पे बात हुई है, जिसमें ट्रंप ने उत्पादक बातचीत का जिक्र किया और बुडापेस्ट के अंदर जो बैठक है उस पर भी सहमति जताई। और पुतिन की जो सहायक यूरी उसाकोव है उन्होंने पुष्टि की है कि यह जो है अगले 10 से 14 दिन में हो सकती है, जो कि यूरोपीय संघ के प्रयास से अलग अमेरिका रूस द्विपक्षीय वार्ता पर फोकस्ड होगी। जो हंगरी है उनके प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन जो कि पुतिन के करीबी हैं, उन्होंने तैयारी की पुष्टि भी की है और इसे एक विश्व शांति के लिए शुभ समाचार उन्होंने बताया है। जो ट्रंप है इनकी मध्य पूर्व यानी कि जो गाजा युद्ध विराम है उसमें सफलता के बाद शांति निर्माता छवि जो है मजबूत करने की कोशिश का यह हिस्सा है। हालांकि जो 17 अक्टूबर को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की उनके साथ बैठक जो है वो तनावपूर्ण रही है और ट्रंप ने चिल्लाते हुए ज़ेलेंस्की पर पुतिन की शर्तें डोनेट्स्क क्षेत्र सौंपने का जो स्वीकार करने का दबाव डाला है। कहा है अगर नहीं माना तो पुतिन जो है तुम्हें नष्ट कर देगा। तो जो ट्रंप है उन्होंने यूक्रेनी युद्ध का जो मानचित्र है उसको फेंक दिया है और टॉम हॉक जो मिसाइल है उसकी मांग भी जो है ठुकरा दी है। यानी कि अब तक क्या कहा जा रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वह जो है यूक्रेन को टॉम हॉक जो मिसाइल है वो देने वाले हैं, जिससे कि वह उसका उपयोग जो है वो रूस पर करेगा। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया है और जो ट्रंप हैं उन्होंने इसे एक जो एक्सेलरेशन है वो बताया है। उन्होंने कहा कि जो टॉम हॉक दबाव है बनाकर वे इन दोनों के बीच में शांति को ला सकते हैं। और जो एक्स है यानी कि एक्स पर जो यूजर्स हैं उन्होंने इसे म्यूनिक 2.0 यानी कि जो 1938 जैसी रूस को रियायत जो है वो बता रहे हैं, जबकि कुछ ट्रंप को नोबेल पुरस्कार का हकदार भी बता रहे हैं। तो पिछले अगस्त में यानी कि 2025 में अलास्का बैठक हुई थी जो कि असफल रही। उसमें चीखते हुए जो पुतिन है ट्रंप को यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि जो ट्रंप है रूस पर नए प्रतिबंधों से
बचना चाहते हैं। यदि मुलाकात विफल हुई तो ट्रंप यूक्रेन को टॉमहोक दे सकते हैं। और जो यूरोपीय नेता है, जैसे कि जो जर्मनी है, उसके चांसलर जो फ्रेडरिक मर्ज हैं, इसे स्वागत योग्य मान रहे हैं, लेकिन चेतावनी देते हैं कि बिना मजबूत दबाव के पुतिन जो है वो झुकेंगे नहीं। तो जो यूक्रेन शांति समझौता है वो कैसे दिख सकता है? तो युद्ध विराम या फिर जो क्षेत्रीय समझौता है वह तत्काल युद्ध विराम, यानी कि रूस को डोनबास यानी कि जो डोनेट्स्क जो लुहासक है उसका पूरा नियंत्रण जो है वो देने से, लेकिन बदले में जापोरिजिया और जो खेरसोन के छोटे हिस्से हैं यूक्रेन को लौटाए। और जो क्रीमिया रूसी मान्यता है कि यूक्रेन के लिए डोनेट ट्रैक लाल रेखा है, क्योंकि यहाँ जो है 2014 से यह विवादित है और रूस ने जो है इस पर पूरी तरह से कब्जा नहीं किया है। तो जो जेलेंस्की हैं उन्होंने कहा है कि पुतिन को क्षेत्र नहीं यूक्रेन की संप्रभुता चाहिए। तो जो सुरक्षा की गारंटी है कि यूक्रेन को नाटो जैसी सुरक्षा यानी कि जो अमेरिका यूरोपीय गारंटी चाहिए, लेकिन अमेरिकी सैनिकों के बिना और रूस नाटो सदस्यता की जो तैनाती है उसका विरोध करेगा। ट्रंप ने यूरोपीय बूट्स ऑन ग्राउंड का सुझाव दिया, लेकिन खुद को उसने एयर स्पोर्ट तक सीमित रखा। तो जो मानवीय और आर्थिक पहलू हैं कि जो कैदी हैं उनकी अदला बदली, यूक्रेनी बच्चों की वापसी, रूस पर प्रतिबंध चरणबद्ध हटाना और $10 बिलियन पर फ्रोजन रूसी संपत्तियों से यूक्रेन पुनर्निर्माण, आर्कटिक संसाधनों पर संयुक्त सहयोग। तो जो संभावित चुनौतियां जो हैं वो क्या क्या देखी जा रही हैं कि जो पुतिन है अधिकतम मांगे रखेंगे, यानी कि जो डोनबास प्लस जो नाटो है उससे स्थायी दूरी बनाएंगे, जबकि यूक्रेन और जो यूरोप है यानी कि जो मैक्रो है उन्होंने पुतिन को प्रिडेटर भी कहा है, क्योंकि वे अस्वीकार करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि बिना टॉमहोक जैसे दबाव के यह जो है अल्पकालीन होगा। और ट्रंप ने जेलेंस्की को चेतावनी दी है कि सहायता कटौती यानी कि $21 बिलियन जो पैकेज है वो भी हो सकती है। यदि मना किया तो जो एक्स पर बहस की कि क्या यह शांति लाएगा या फिर रूस को और अधिक मजबूत करेगा। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे आज के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं उनको देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूक्रेन की सीमा बेलारूस, हंगरी, मोल्दोवा, पोलैंड, रोमानिया, रूस, स्लोवाकिया से लगती है। दूसरा, यूक्रेन की भूमि सीमा की लंबाई लगभग 5000 किलोमीटर है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो हमारा आंसर होगा दोनों ही जो हैं वो सही हैं। जो निम्नलिखित देश हैं इनके क्षेत्र के संदर्भ में विचार करना है। 1 एडिगे, 2 लुहांस्क, 3 खार्किव, 4 तातरस्थान, 5 कुरिल द्वीप। तो उपरोक्त में से कौन से रूस का हिस्सा नहीं है? तो हमारा आंसर होगा ए एडिगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन प्रोजेक्ट रूस से जर्मनी होते हुए फ्रांस तक प्राकृतिक गैस पहुंचाने के लिए है। दूसरा, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन प्रोजेक्ट रूस और यूरोपीय संघ के बीच में ऊर्जा सहयोग का प्रतीक है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो हमारा आंसर होगा कि दोनों ही जो हैं वो सही हैं। तो आज का हमारा इस न्यूज़ से रिलेटेड जो मेंस का क्वेश्चन है कि रूस यूक्रेन युद्ध न केवल इन दो देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि वर्तमान विश्व व्यवस्था के व्यापक निहितार्थ रखता है। इन पर टिप्पणी कीजिए। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।